नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। त्योहार के दिन भी पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 4 सेक्टरों में भारी गोलाबारी की और इस गोलीबारी में भारतीय सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 नागरिकों की भी मौत हुई है और कम से कम 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह बताया कि सभी सेक्टरों में भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 7 से 8 जवानों को मार गिराया है और सेना की कार्रवाई में 12 पाकिस्तानी जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई बंकर्स, लॉन्च पैड्स भी तबाह कर दिए हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर यह देख भी सकते हैं कि किस तरीके से धू धू कर पाकिस्तान की तरफ से बंकर्स जो है वो जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिन भर से तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं, अलग अलग सेक्टरों में सीज फायर का उल्लंघन किया गया और इसमें भारत को भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना के भी 7 से 8 जवान मारे जाने की खबर। जी बिल्कुल, देखिए त्योहार का मौका है, कल दीपावली है और ऐसे में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। आज भी घुसपैठ की कोशिश जो है बड़े पैमाने पर की जा रही थी। जब भारतीय सेना के जवानों ने देखा तो तब उन आतंकियों पर फायरिंग की जिस पर पाकिस्तान ने भी आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए फायर शुरू किया और भारी गोलाबारी जो है खास करके उड़ी सेक्टर और पुंछ के साबजिया इलाके में जो है फायरिंग की गई, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 6 के करीब जो स्थानीय नागरिक है उनकी भी मौत हुई है। और उसके बाद भारतीय सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारी गोलाबारी की और कई बंकर जो है पाकिस्तान के उनको तबाह किया है, निस्तो नाबूद कर दिया है, जिसमें अभी तक अगर बात करें तो 20 से ज्यादा जवान जो है पाकिस्तान के जो बंकरों के अंदर छुपे हुए थे, जो वहां से लगातार फायरिंग कर रहे थे, उनकी मौत बताई जा रही है और करीब करीब 10 से 12 जवान जो है पाकिस्तान के वो जख्मी हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारी खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा है। तो लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अगर बात करें तो लगातार पाकिस्तान जो है घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम दे रहा है और लगातार जो है भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अगर इस साल की बात करें तो 4,000 से ज्यादा बार जो है सीज फायर का वायलेशन जो है वो हुआ है। हालांकि पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल भी 3,000 से ज्यादा बार जो है वो सीज फायर का वायलेशन किया था, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और जिस तरह से लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान में सक्रिय हुए हैं और वहां पर 300 से 350 आतंकी जो बैठे हुए हैं, जिनको कश्मीर घाटी में भेजने के लिए लगातार पाकिस्तान जो है भारी गोलाबारी कर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के जो बंकर हैं उनको भारतीय सेना द्वारा उड़ाया गया है और खास करके अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो बहुत ज्यादा दहशत में है। और जब पाकिस्तान ने आज गोलाबारी की तो लोग अपने घर बार छोड़कर जो है अपने वहां से भाग गए, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा था। लेकिन फिर भी 6 लोगों की जो है स्थानीय लोगों की मौत हुई है और 4 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें जो देखी जा रही हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें बंकर जो है धू धू करके जलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इस बारे में क्या कुछ आधिकारिक पुष्टि है? जिस तरीके से आपने बताया कि 20 के करीब जवान जो है वो पाकिस्तान के मारे जाने की खबर सामने आई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारतीय सेना की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी गई है और भारी गोलाबारी जो है पाकिस्तान के बंकरों के ऊपर की गई है, जहां से लगातार जो है पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था, उन बंकरों पर निशाना साधा गया है और उन बंकरों में कई पाकिस्तानी जवान जो हैं अपनी जान बचाते हुए भाग भी खड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना की तरफ से की गई कार्रवाई में अभी तक जो जानकारी हमारे सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल पाई है, अभी तक 20 जवान जो हैं पाकिस्तानी सेना के जो हैं वो मारे गए हैं और 10 से 12 जवान जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्टरों में पाकिस्तान ने फायरिंग की थी और अलग अलग सेक्टरों में ही भारतीय सेना ने जो है वो कार्रवाई की है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को जो है उठाना पड़ा है। लेकिन इस बारे में क्या पाकिस्तान की सेना की तरफ से या फिर भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई?
जी देखिए, अभी भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि जो है इस बारे में नहीं की गई, क्योंकि पड़ोसी देश है और वो लगातार दुश्मन देश है, और वहां पर जो है भारतीय सेना की कार्रवाई जो है की गई है, उससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि वहां पर जो है, और जो सूत्र हमें बता रहे हैं जी। उसके मुताबिक जो है 20 जवान पाकिस्तान के मारे गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान लगातार जिस तरह से अगर कहें तो कारगिल वार के दौरान भी पाकिस्तान ने अपने सेना के जवान जो बहुत हजारों की संख्या में मारे गए थे, तब भी उन्होंने नहीं माना था कि हमारे इतने जवान मारे गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है जहां आतंक की फैक्ट्रियां चलती हैं, और ये कभी भी नहीं मानेगा पाकिस्तान की उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। अलबत्ता अगर बात की जाए तो भारतीय सेना ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसका खामियाजा पाकिस्तानी सेना को जो है उठाना पड़ा, और कई बंकर जो हैं, खास करके अगर उड़ी सेक्टर की बात करें वहां पर कई बंकर उड़ाए गए हैं, और सार्वजनिक सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी पाकिस्तान को खामियाजा जो है वो उठाना पड़ा है। तो खास करके अगर दीपावली का त्योहार की बात करें तो पाकिस्तान ने दीपावली के त्योहार को खराब करने की मंशा से लगातार जो है घुसपैठ करवाने की कोशिश की है, जी। और लगातार जो है एलओसी को टारगेट किया, स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर मोटार के गोले दागे, छोटे और बड़े हथियारों से लगातार फायरिंग कर रहा था, जिसका भारतीय सेना ने आज करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब जरूर दिया है, लेकिन भारत की तरफ से क्या कुछ नुकसान की खबर है? क्योंकि 4 भारतीय जवान भी शहीद हुए हैं, इसके अलावा कई नागरिक भी मारे गए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से गोलाबारी की गई है, और ऐसा लग रहा था कि आज जिस तरह से एक युद्ध जैसा माहौल इन इलाकों में बना हुआ था, और उसमें हमारे 4 जवान जो है, जिसमें बीएसएफ के जवान है और सेना के जवान जो हैं वो करीब कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, और 6 नागरिक जो है वो भी मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इलाके में बहुत ज्यादा इस समय दहशत का माहौल है, जो सिविलियन इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है ताकि घुसपैठ जो है करवाई जा सके। लेकिन अगर बात करें इलाके की तो इलाके में बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है, लोग अपने घरों में वापस जाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ना जाने कब शुरू जो फायरिंग है, गोलाबारी जो है वो कब शुरू कर दे, इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद को प्रोत्साहन देता रहा है, और वहां पर आतंक की फैक्ट्रियां चलती हैं, ये पूरा विश्व जानता है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो डार्क ग्रे लिस्ट में है, और उसको लगातार जिस तरह से आतंकवाद वहां पनप रहा है, वो भी दिन दूर नहीं है जब इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान के अंदर जो है खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आने वाली 10 पीढ़ियों की बात करें तो वो इतनी कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो है उनको किसी से लेना देना नहीं है, ना ही अपनी जनता से। उसको सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री चलानी है, और यही वजह है कि वो आतंकवादियों को इस बार धकेलने के लिए लगातार जो है सीज फायर का वायलेशन जो है करता है। आज भी भारी गोलाबारी की गई है, जिसका खामियाजा हालांकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सुधरना चाहिए, लेकिन जैसा बिल्कुल रविंद्र, जिस बताया तरीके से कि पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण जो है हालात बने हुए हैं एलओसी पर, और आज जिस तरीके का माहौल देखने को मिला है, जैसे कि आपने बताया कि युद्ध जैसी स्थिति वहां पर देखने को मिली, तो ऐसे में स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं एक दहशत का जो माहौल है वो पैदा हो चुका है। तो ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, भारतीय सेना की तरफ से पूरी तरह से कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। अगर कहा जाए तो पाकिस्तान के करीब 20 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी की वजह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है रविंद्र, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनमें जिस तरीके से दहशत का माहौल है, उनको डर से बाहर निकालने के लिए, ताकि वो आराम से चैन की नींद सो सके, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, मैं वही बता रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, उसको लेकर प्रशासन और सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो पाकिस्तान की फायरिंग की जद में जो इलाके आते हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोगों को नुकसान ना हो। वहां से उनको निकालने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी होने वाली है, और आने वाले दिनों में बर्फबारी से पहले आतंकियों को इस पार धकेलने के लिए पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपना रहा है और भारी गोलाबारी कर रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों को वहां से निकालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और उनको वहां से निकालने के लिए उनको हिदायत भी दी गई है कि आप घरों से बाहर नहीं निकले, ताकि नुकसान जो है ना हो। लेकिन वहां पर जो है प्रशासन पूरी तरह से अपने बंकर
जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनमें उनको लाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि उनको सेफ जगह पर पहुंचाया जाए, ताकि आम जनजीवन जो है पाकिस्तान की फायरिंग की जद में ना आ पाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से की बड़ी कार्रवाई की गई है पाकिस्तानी सैनिकों पर, तो उस कार्रवाई को देखते हुए अब पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपने जो जवान शहीद होते हैं उनके जब मारे जाते हैं, पाकिस्तान के जवान जो मारे जाते हैं उनकी बॉडी तक लेने के लिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही ना नुक्र करता है। लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि हमारे सूत्रों ने बताया है कि 20 से ज्यादा जवान जो है पाकिस्तान के मारे गए हैं भारत की कार्रवाई में, तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो नहीं मानेगा कि उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस प्रकार अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग बंकर जो हैं पाकिस्तान के उड़ा दिए गए हैं, और ये दर्शाता है कि भारतीय सेना पूरी तरह सक्षम है और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन जिस तरीके से ये कायराना हरकत या नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है, और त्योहार का आज दिन है और उसके बावजूद भी इस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, ऐसे में क्या कुछ खुफिया जानकारी है कि पाकिस्तान की तरफ ऐसे कितने आतंकी है जिनको घुसपैठ करवाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फैक्ट्रियां, जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं वो अलग अलग सेक्टरों में जो है वहां पर चल रही हैं। कई लॉन्चिंग पैड को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से जब एयर स्ट्राइक की गई थी उसके बाद वहां पर जो लॉन्चिंग पैड थे उनको तबाह कर दिया गया था, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से अपने आतंकी फैक्ट्रियों को फिर से शुरू कर दिया है। वहां पर 300 से 350 आतंकी जो हैं वो इस समय मौजूद हैं अलग अलग सेक्टरों में, चाहे वो आईबी का इलाका हो या फिर एलओसी का इलाका हो, हाजी पीर का इलाका है पाकिस्तान का, वहां पर जो भारतीय क्षेत्र का हाजी पीर का इलाका है उसके ठीक सामने जो पाकिस्तान का इलाका पड़ता है वहां पर लॉन्चिंग पैड है। बालाकोट में पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड है। आईबी की अगर बात करें तो यहाँ बड़ा भाई मसरूर खान जो इलाका पड़ता है वहां पर कई लॉन्चिंग पैड जो है वो क्रिएट कर दिए गए हैं, और 300 से 350 आतंकी जो हैं इस समय लॉन्चिंग पैडों पर जो है घुसपैठ करने की फिराक में है। ऐसी खबरें जो है हमें मिल पा रही है, और लगातार जो है भारतीय सेना पूरी तरह से इस स्थिति को देख रही है और पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि घुसपैठ जो है वो ना हो पाए, क्योंकि बर्फबारी से पहले पाकिस्तान जो है बड़ी मात्रा में आतंकियों को इस बार धकेलने के लिए भारी गोलाबारी जो है वो कर रहा है, और उसका खामियाजा जो है हालांकि उसको खुद भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आतंकी फैक्ट्रियां वहां पर चल रही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसको लेकर वो लगातार कश्मीर में डिस्टर्बेंस को बढ़ाने के लिए अपने आतंकियों को इस बार धकेलने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन लगातार जिस तरीके से नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सैनिकों को देते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर के किसान नेताओं और 2 केंद्रीय मंत्रियों के बीच अहम बातचीत हुई है। कई घंटे तक मंथन चला है, लेकिन बैठक बेनतीजा ही रही। हालांकि अभी दोनों तरफ से यही कहा गया है कि बैठकों का दौर अभी जारी रहेगा, क्योंकि मामला गंभीर है। और आज की बैठक में किसान नेताओं ने अपनी समस्या को केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखा है, और केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों ने अपना पक्ष किसानों के सामने रखा है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कहा है कि बैठकों का दौर अभी जारी रहेगा, और वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। फिर से बैठक होगी, और साथ ही यह भी कहा गया है कि 18 नवंबर को किसान यूनियनों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और इसके अलावा रेलों के संचालन पर किसान नेताओं ने यह कहा है कि अभी रेल नहीं चलेंगी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 18 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਰੇਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। 26-27 ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ
ਉਹਦੇ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਟ੍ਰੇਨਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से ये अहम बैठक हुई है, कई घंटों तक मंथन चला है और उसके बाद भी बेनतीजा ये बैठक रही। देखिए, सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो लगातार किसान ये बात जरूर इस बार कहते नजर आ रहे हैं कि अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है। एमएसपी के ऊपर यहाँ पर जमकर चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय कानूनों के मसले पर केंद्र के साथ यहाँ पर जो पंजाब की किसान की 30 जत्थेबंदियां हैं, इनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। और सीधे तौर पर यहाँ पर आने वाले दिनों में भी बैठकों का जो ये दौर है इसी तरह से जारी रहेगा। इस तरह की बात भी किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर आने वाले समय में कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी तो एक कमेटी का भी गठन किया जा सकता है। यानी अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर बैठक हुई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है क्योंकि किसान लगातार ये बात करते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय कानूनों को एक सिरे से रद्द किया जाए या फिर उसमें इस तरह का प्रावधान किया जाए कि एमएसपी जो है वो सिक्योर हो सके और किसानों की फसलों की खरीद जो है वो एमएसपी के आधार पर हो सके। तो इसको लेकर लगातार जो अभी भी कहीं ना कहीं केंद्र और किसानों के बीच में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम मालगाड़ियों की बात करें तो फिलहाल मालगाड़ियों को लेकर या फिर यात्री ट्रेनों को लेकर कोई फैसला जो है वो नहीं हो पाया है कि कब से ट्रेनें जो हैं वो प्रदेश में चलती हुई नजर आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और टेबल टॉक के माध्यम से ही इस तरह की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन का मार्ग जो है वो किसान प्रशस्त किए हुए हैं और अभी भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही बातचीत उनकी हो गई हो, भले ही केंद्र ने उनके हर पहलू पर विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया हो, लेकिन अभी भी उनको राहत नहीं मिली। अभी भी केंद्रीय कानून जो है वो उसी तरह से हैं जिस तरह से पहले थे। तो ऐसे में उनके प्रदर्शन जारी रहेंगे। काली दिवाली मनाने की उन्होंने जो बात कही थी वो दिवाली उसी तरह से वो मनाएंगे, हाथ में मशाल लेकर काली दिवाली मनाएंगे। इसके अलावा जो धरने प्रदर्शन पंजाब के अंदर लगातार जारी है वो धरने प्रदर्शन भी पंजाब में जारी रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली घेरने की बात किसानों की तरफ से की गई थी, तो दिल्ली में भी 2 दिन प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से ये कहा गया है, अगर बलवीर सिंह राजोवाल की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 18 तारीख को भी एक बैठक बुलाई गई है किसान नेताओं की, उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। देखिए, किसान नेताओं की बैठक जो है वो 18 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर बुलाई गई है। 18 नवंबर को चंडीगढ़ के अंदर ये बैठक होगी किसान भवन के अंदर। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें सीधे तौर पर तमाम मसलों के ऊपर चर्चा की जाएगी। इस केंद्रीय जो बैठक रही केंद्रीय कह सकते हैं मंत्रियों के साथ, इसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाएगा और अन्य जो किसान नेता हैं या फिर जो कह सकते हैं विभिन्न किसान जत्थेबंदियों से जुड़े जो और लीडर हैं, उनको भी हर एक पॉइंट टू पॉइंट इस मीटिंग का बताया जाएगा और साथ साथ उनकी भी राय लेने की कोशिश की जाएगी कि आगे इस आंदोलन को किस ढंग से लेकर जाना है। क्योंकि अब किसान ये बात सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अब ये प्रदर्शन जो है केवल पंजाब प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस मसले पर चर्चा जारी रहेगी, हम किसान नेताओं से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कितना खेला करती तू घेर में अपने पापा के लिया? माँ, हमने अपना घेर कद मिलेगा? मिलेगा बेटी। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा मुक्ति योजना लागू करके हमारा राह काट दिया और केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना में हरियाणा के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। अच्छा? हाँ, लाल डोरा मुक्त अवधारणा है गांव गुआंड का नया जन्म से। कमजोर भी अपना हक लेवेगा, यो कानून का सही धर्म से। इब हांगे बड़की ना चलेगी, लठेता का ना लठ चलेगा। बिन रोड़े के हम भी मालिक, बेरा रहे अपने प्लाट जमीन का। घर होया चाहे घेर गितवाड़ा, लाल डोरे ते सही होएगा। रजिस्ट्री होके खरीद फरोख्त पर भरम मिटेगा
फिर उस पे तो लोन भी मिल पाओगा। अच्छा मैं आपने एक बात बताऊं, बोल लाडो। हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन वेब पोर्टल खोल के पंचायत का साइबर फेस दे दिया। अब शिकायत हो चाहे सुझाव किसी का सीधा सही मंच तक जाकर पहुंचेगा। और मेरा परिवार के पोर्टल पे हमारा परिवार पहचान पत्र बनेगा और सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधा हमने मिलेगा। तो किसा लिखड़ा यो साल भाई चोखा लिखड़ा पहला साल। शासन से सपनों को साकार कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर ब्लॉक के ग्राम प्रधान अमरपाल सिंह माछड़ा भगवानपुर की तरफ से व नौगांव सादात विधानसभा की विधायक श्रीमती संगीता चेतन चौहान जी को जीत की बधाई और दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के ब्लॉक गंगेश्वरी के विकासखंड अधिकारी मोहम्मद जाकिर की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरुण कुमार अग्रवाल और सचिन अग्रवाल, सभासद वार्ड नंबर 22 भदवारगंज, नगर पालिका परिषद उझानी, बदायूं की ओर से समस्त देश और क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरीशचंद्र मौर्य ग्राम प्रधान ओई विकासखंड महाराजगंज जनपद रायबरेली की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकुमार दिवाकर प्रधान ढंढोसी और रजनीश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी ढंढोसी मैनपुरी की तरफ से सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अमेठी वासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बालाजी राजस्थान श्रेष्ठ की तरफ से हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की और प्रसिद्ध छेने की मिठाइयाँ और काजू की स्पेशल मिठाइयाँ मिलेगी और एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। मैं रमाशंकर तिवारी, पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी, चेयरमैन DCDM मैनपुरी, दीपावली के शुभ अवसर पर भैया दूज की समस्त ग्राम पंचायत अरसारा, क्षेत्र पंचायत किसनी के और हमें अपने समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। न्यू सहारा हॉस्पिटल डॉक्टर चंदन सिंह जिहवा मोड़ महाराजगंज जनपद रायबरेली की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्यवीर सिंह यादव, मोनू शर्मा, पॉपी राम वर्मा, वेदराम वर्मा, ठेकेदार नगर पालिका परिषद उझानी, जिला बदायूं की ओर से समस्त क्षेत्र और देशवासियों को दीपावली, भैया दूज और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से किसान नेताओं ने आज बातचीत की है केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों के साथ और उसमें कोई बातचीत में कोई भी समाधान वहां पर नहीं निकला है। सुरेंद्र सिंह लोहारी किसान नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। सुरेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। सुरेंद्र जी, आज जिस तरीके से बातचीत हुई है, कई घंटों तक मंथन चला है लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं निकला। सरकार की इस इन्विटेशन से किसानों ने ये फैसला किया कि हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए। उसके लिए किसान नेताओं ने अपनी स्कीम बना रखी थी जी। इसमें उन्होंने पहले तो 1 घंटा 1.5 घंटा 3 बजे तक ये बात चलती रही कि किसान नेताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे जी। तो के किसान नेताओं ने उसके लिए बोला कि हम यहाँ कानून समझने नहीं आए हैं जी, हम अपनी बात रखने आए हैं जी। हम उसका दो ही समाधान चाहते थे जी। एक समाधान था कि जो खेती कानून जी जो बनाए गए हैं 3 खेती कानून जी, उनको
या तो उनमें शोध की जाए जी, उनमें कोई सोल्यूशन निकाला जाए जी, या उसमें कुछ किया जाए जी, पर सरकार के सामने सरकार पहले इसके बाद 3 घंटे तक चलती रही। 3 बजे के बाद में उन्होंने बोला कि आपने अभी अपना बता लिया। जी, तो किसानों की बारी आई तो किसानों ने अपनी 5 डिमांड उनके सामने रख दी। जी, सरकार को 5 डिमांड दी गई हैं जी, और उनके ऊपर 5 डिमांडों के ऊपर गवर्नमेंट का रिएक्शन जी। देखा गया। अगली बैठक कब बुलाई गई है सुरेंद्र जी? अभी मीटिंग 18 तारीख को किसान भवन में मीटिंग होगी जी, सभी पार्टियों की, जी, सभी नेताओं की, जी, और उसमें वो सब एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। जी, यहाँ तक के बातचीत जारी रखी जानी चाहिए क्योंकि ये समाधान इतना आसानी से नहीं होगा। जी, हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये बताया है बिल्कुल कि एक लंबा प्रोग्रेस है, लंबा प्रोसेस है जिसको हल करने के लिए। उसमें आज की जो एंड हुआ उसमें ये है कि आज की जो मीटिंग है वो बेसिक्का रही, जी, उसमें कोई अर्थ नहीं निकला है। बस सरकार जी, को लेकिन किसानों ने लेकिन अपनी आगे डिमांडें बैठक जो है वो बुलाने की बात भी कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकल पाएगा और जो किसान है वो भी अपने घर पर अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरीके से किसानों का संघर्ष जारी है और उसी को लेकर के केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है। अगली बैठक जल्द ही बुलाए जाने की बात भी कही जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अयोध्या में दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है और इस बार अयोध्या में दिवाली का नजारा कुछ खास है क्योंकि राम नगरी की रौनक आज कई गुना बढ़ गई है, जब वहां पर 5,84,000 जगमग दीपों से राम की नगरी जगमगा उठी, जिनमें सरयू तट पर 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए गए और राम की नगरी में भगवान राम का गुणगान हो रहा है। पूरी अयोध्या में श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। वहीं सरयू के किनारे एक लेजर शो का आयोजन किया गया। इस लेजर शो के जरिए रामायण को दिखाया गया और इस बार की अयोध्या की दिवाली खास इसलिए भी है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही राम मंदिर की नींव रखी गई है और इसी खास मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में पहुंचे। अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का माहौल, जगमगाहट जो देखी गई दीपों की, वो किस तरीके का वहां पर सुंदर दृश्य देखने को मिला? देखिए हितेंद्र, सीधे तौर पर अयोध्या में एक भव्य तरीके से दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जहां पर योगी सरकार ने आज 5,51,000 दीप जला करके एक इतिहास अयोध्या के लिए रचा है। आपको बता दें चलें कि जिस तरीके से पहले जो है 4,26,000 दीपक जलाए गए थे, अब की बार जहां दीपक की संख्या बढ़ी, यहाँ पर 5,51,000 जो है दीपक जला करके कहीं ना कहीं योगी सरकार ने एक इतिहास रचा है। हितेंद्र जी बिल्कुल गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं अयोध्या में किस तरीके से इस बार की जो दिवाली है उसका जश्न जो है वो शुरू हो चुका है और सरयू के तट पर 5,51,000 दिए जो हैं वो जलाए गए। चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।